Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal and in today's video we will be covering the ninth chapter of ACCA F7 and the name of the chapter is leases. So guys, before we start, to all the students who have not subscribed to my channel yet, please subscribe, and to the students who have subscribed my channel, please share my channel guys. F7 की वीडियोज़ मैंने स्टार्ट कर दी हैं. बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे बट द व्यूज़ दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट एक वीडियो में मुझे 800 to 1000 व्यूज़ तो मिलेंगे बिकॉज बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे बट वो नहीं आ रहे हैं. तो प्लीज़ शेयर योर चैनल, ठीक है. और मैंने सारे चैप्टर की वीडियोस डालनी है, नॉट स्टॉप इन बिटवीन, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड. ये जो चैप्टर है दैट इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू एनी ऑफ योर प्रीवियस चैप्टर्स और प्रीवियस सब्जेक्ट लाइक F2 और F3. इसका किसी चैप्टर से कोई लिंक नहीं है. ये बिल्कुल ही डिफरेंट चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, प्रैक्टिकल इसमें ज़्यादा है, ठीक है. तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि लीज़ का मतलब क्या होता है. बहुत सारी डेफिनेशंस तुम्हें मिलेंगी ऑनलाइन, लीज़ ये वो ये. सिंपल क्रक्स अगर मैं तुम्हें बताऊं लीज़ का, दैट इज़ रेंटल एग्रीमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम. दिस इज़ नॉट अ डेफिनेशन गाइज, दिस इज़ जस्ट अ क्रक्स. कि मैंने अगर किसी बंदे से, अब तुम बोलोगे सर रेंट एग्रीमेंट तो हम बनाते ही हैं 11 मंथ्स का. नॉर्मली इंडिया में चलता है कि अगर कोई भी रेंट एग्रीमेंट होता है वो 11 मंथ्स का बनता है. दिस टाइप ऑफ रेंटल एग्रीमेंट इज़ नॉट इन मंथ्स. जैसे मैंने एग्रीमेंट करा कि 20 ईयर्स तक मैं तुम्हें रेंट पे करूँगा और 20 ईयर्स तक ये बिल्डिंग मुझे चाहिए. एवरी ईयर और एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर आई विल पे यू दिस मच अमाउंट. सो द अमाउंट दैट इज आई एम पेइंग इज काइंड ऑफ रेंट. और 20 साल तक की मेरी लीज है और 20 साल बाद मैं उसको प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड लीज. कि जब हम कोई भी चीज़, प्रॉपर्टी, कार, कुछ भी लीज पे ले सकते हैं, हमने काफ़ी लंबे पीरियड के लिए ली है, तो दैट इज़ नॉट अ रेंट, दैट इज़ अ लीज. क्योंकि हमने उस फिक्स टाइम पीरियड के लिए और इतना अमाउंट फाइनल कर दिया है और हम बीच में लीज को नहीं तोड़ सकते. अगर अनटिल अनलेस कुछ स्पेसिफाइड टर्म्स होती हैं, अगर वो नहीं मतलब अगर वो टर्म्स फुलफिल हो रही हैं तो लीज को कोई भी बंदा नहीं बीच में कैंसिल कर सकता, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड लीज. अब लीज में और रेंट में डिफरेंस क्या है. रेंट होता है मंथ्स में, कि अभी 11 महीने का एग्रीमेंट है, बार बार रिन्यू करेंगे. तुम्हें नहीं पता रेंटल एग्रीमेंट में कि तुम 15 साल बाद, 10 साल बाद वहाँ रहोगे नहीं रहोगे. तुमने कहा जब तक है रेंट चल रहा है, हर महीने रेंट पे करते रहेंगे. मतलब तुम्हें कितना टर्म वहाँ पे बिताना है वो नहीं पता, देन इट विल बी कॉल्ड एज रेंट. बट जब तुम्हें पता है कि तुम्हें मिनिमम 20 साल तो वहाँ लगाने ही लगाने हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड अ लीज. अब लीज और रेंट के अकाउंट्स में बहुत डिफरेंस होता है. रेंट की तो नॉर्मल हमारी एंट्री होती है डेबिट रेंटल एक्सपेंस, क्रेडिट या तो कैश होगा, चेक दिया है तो बैंक होगा, इट्स अ नॉर्मल एंट्री. और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस दिखा देंगे और इसमें से हम कैश रिड्यूस कर देंगे. ये तो नॉर्मल रेंट का होता है और कुछ नहीं करते. लेकिन लीज के केस में हमारी अकाउंटिंग डिफरेंट होती है. अब डिफरेंट क्यों होती है तुम बोलोगे, सर उसमें भी तो रेंट पे करना होता है, उसके अंदर भी तो नॉर्मल रेंट कैश में पे करते हैं. लेकिन हमने एक अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा है प्रूडेंस. प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, ऑलवेज एंटिसिपेट ऑल एक्सपेंसेस एंड फ्यूचर लॉसेस. अब तुम्हें पता है कि तुम्हें 20 साल तक रेंट पे करना ही करना है. तुम्हें 20 साल तक रेंट पे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. तो तुम 20 साल का अपना जो एक्सपेंस है जो तुम्हें आगे पे करना है, उसको तुम क्या मान लोगे, अपनी लायबिलिटी के ये एक्सपेंस हर साल पे करना ही करना है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड अ लीज. अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है अभी मैं नहीं बता रहा, वो चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ेंगे. बट दिस इज जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीज, ठीक है. अब लीज में और रेंट में क्या फ़र्क होता है, एक और फ़र्क क्या होता है. अब जैसे मान लो अब मैं रेंट एग्रीमेंट पे ही था और 20 साल तक मैं वहाँ पे रहा और उस बंदे ने बोला खाली कर दो, मुझे खाली करना पड़ेगा. कई बार कुछ लीज एग्रीमेंट में लिखा होता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लीज अगर आपको लगता है कि आप वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हो तो आप हमें पैसे दे देना, तो वो प्रॉपर्टी उसी टाइम आपके नाम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है. जैसे इसमें हमने लिखा हुआ है कि 20 साल तक प्रॉपर्टी लीज पे है, 20 साल बाद वो प्रॉपर्टी ये पर्सन जिसने लीज पे लिया हुआ है वो खरीद लेगा पे करके.
लेकिन रेंट में कभी ऐसा नहीं होता कि 10 महीने रेंट दो, 11वें महीने प्रॉपर्टी तुम्हारी पैसे दे दो, ऐसा रेंट में कभी नहीं होता। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीज कि व्हेन यू नो दैट इतने ईयर्स तक तुम्हें उस प्रॉपर्टी पे रहना ही है और तुम उस प्रॉपर्टी को कैसे भी यूज़ कर सकते हो, सो दैट इज़ कॉल्ड अ लीज। ठीक है, अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं जल्दी से। ये चैप्टर छोटा है तो आई ट्राई टू कवर इट इन अ वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी पढ़नी ज़रूरी है। एज आई टोल्ड यू, लीज क्या होता है? अ लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज द राइट टू यूज द एसेट एंड अंडरलाइंग एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ अ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, कि इतने टाइम तक वो एसेट मेरा रहेगा, 20 साल तक के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर कंसिडरेशन। लेसर कौन होता है? द लेसर इज द एंटिटी that provides the right to use an underlying asset in exchange of consideration। लेसर मतलब प्रॉपर्टी का ओनर, जो लीज पे जो प्रॉपर्टी है, जो लीज प्रॉपर्टी देता है, जो लीज प्रॉपर्टी पे देता है, दैट इज कॉल्ड अ लेसर। लेसी इज द एंटिटी हु obtains the right to use the underlying asset in exchange of consideration, मतलब लेसी प्रॉपर्टी लेता है। तो लेसी प्रॉपर्टी लेता है, लेसर प्रॉपर्टी देता है। तो मतलब पैसे किसको मिलेंगे? लेसर को। लेसी लेसर को पैसे देगा फॉर द यूज ऑफ प्रॉपर्टी। द राइट टू यूज एसेट रिप्रेजेंट द लेसीज राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट फॉर द लीज टर्म, मतलब जैसे हमने 20 साल का एग्जाम्पल दिया था, 20 साल तक वो प्रॉपर्टी को पूरी यूज कर सकता है। दिस इज कॉल्ड लीज। अब आता है लीज की अकाउंटिंग। तो ये अभी थ्योरी पार्ट है, हमें एक बार पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी बहुत चीज़ें तुम्हें धीरे धीरे पता चलेंगी। ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन जब करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा इजीली समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल पोर्शन इलस्ट्रेशन से ईजी हो जाएगा। देखो, सो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इसकी अकाउंटिंग का? एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज, लेसी शुड रिकॉग्नाइज अ लीज लायबिलिटी एंड राइट टू यूज एसेट। एग्जाम्पल, जैसे मैंने 20 ईयर्स के लिए, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 20 ईयर्स के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी ली और उस प्रॉपर्टी पे मेरा हर साल $10,000 मुझे देने हैं। तो 10,000 इंटू 20, जस्ट एन एग्जाम्पल गाइज, अभी इसका ये कैलकुलेशन नहीं होगी, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो $2 लाख मुझे 20 साल में देने, तो $2 लाख की मेरी एक लायबिलिटी बन जाएगी और $2 लाख का ही मेरा एक एसेट बन जाएगा। $2 लाख का मेरा एक एसेट बन जाएगा। अब एसेट की लाइफ मुझे पता है, लीज की लाइफ कितनी है? 20 ईयर्स। तो डिवाइड बाय 20, दैट मीन्स 10,000 से मैं हर साल इसको डेप्रिशिएट करता रहूँगा। तो एसेट की लाइफ 20 ईयर्स है, क्योंकि लीज 20 ईयर्स की है, तो इसको मैं हर साल डेप्रिशिएट करता रहूँगा 10,000 से, और यहाँ से मेरी पेमेंट होती चली जाएगी लायबिलिटी की। ठीक है, तो क्रक्स क्या है? पुराने केस में जब रेंट होता था, हम सिर्फ रेंटल एक्सपेंस हर महीने हर साल 10,000 का दिखाएंगे रेंटल एग्रीमेंट एक्सपेंस, सॉरी हम हर साल रेंटल एक्सपेंस 10 का दिखाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने उतनी लायबिलिटी, उतनी एसेट बढ़ा दिया, तो लायबिलिटी कम होती चली जाएगी और एसेट कम होता चला जाएगा हर साल। सिंपल, कुछ भी खास नहीं है। The lease liability is initially measured at the present value of the lease payment that has not been paid। मतलब हमें जो ये लायबिलिटी और एसेट बनाना है, अगर हमें पता है कि हमें हर साल $10,000 देने हैं, तो हम 10,000 इंटू 20, 2 लाख की लायबिलिटी नहीं बनाएंगे। तो पहले साल तो 10,000 होगा अमाउंट पेबल, अब अगले साल 10,000 इंटू 1/1 याद है, उससे हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जो टोटल आएगा वो हमें यहाँ पे एज लायबिलिटी और एसेट दिखाना है। ये चीज़ याद रखना गाइस, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ हमें अपनी एसेट लायबिलिटी में दिखानी है। ठीक है, समझ आएगा थोड़ा बहुत? आगे, लीज पेमेंट शुड इंक्लूड दी फॉलोइंग। अब जो लीज पेमेंट हम हर साल पे करेंगे उसमें क्या क्या होगा? फिक्स पेमेंट जो हर महीने हमें पे करनी है या हर साल पे करनी है 10,000। अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेबल अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटीज। कई बार क्या होता है, जैसे 20 साल बाद 10,000 तो हमारा हर साल देना ही देना है, उसके अलावा कई बार जब 20 साल बाद कहते प्रॉपर्टी की वैल्यू तो ख़त्म हो जाएगी,
तो मैं तो बेच भी नहीं सकता, तो मुझे और एक्स्ट्रा पैसे देना अपार्ट फ्रॉम लीज अमाउंट। तो दैट इज अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेबल अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। ऑप्शन टू परचेज द एसेट दैट आर रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज, मतलब अगर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो आप, हाँ सॉरी बीच में आई गॉट अ कॉल, तो ऑप्शन टू परचेज द एसेट दैट आर रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज, मतलब अगर वो बंदा चाहता है, एक ऑप्शन दिया हुआ है कि 20 साल बाद अगर तुम प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो उसके लिए इतने और पैसे दे देना। सो दैट इज हमारा ऑप्शन टू परचेज वाला। टर्मिनेशन पेनल्टीज इफ द लीज टर्म रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेशन दैट दीज विल बी इनकर्ड, कि अगर हम बीच में लीज कैंसिल करते हैं तो इतना खर्चा हमें पे करना पड़ेगा। इन चारों खर्चों को हम अपनी पेमेंट में कंसिडर करते हैं, लीज की पेमेंट में। कैसे कंसिडर करते हैं क्वेश्चन करके पता चलेगा अभी, ठीक है। आगे, द रेजिडुअल वैल्यू गारंटी इज when the lessor is guaranteed that underlying asset at the end of lease term will not be worth less than a specified amount, कि जैसे मैंने बोला 20 साल तक प्रॉपर्टी मैं यूज़ करता हूँ मेरी, मैं लीज का अमाउंट तुम्हें दे दूंगा और 20 साल बाद ये प्रॉपर्टी इतने की तो वैल्यू उसकी होगी। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बिल्डिंग ली, जैसे मैंने कार ली उससे लीज पे 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए कार लीज पे ली, मैं उसको हर साल $10,000 दे रहा हूँ, तो 5 साल के लिए मैंने $50,000 दे दिए। और मैंने उसको ये कहा कि आफ्टर 5 ईयर्स ये जो गाड़ी तेरी है मैं अच्छी कंडीशन में रखूँगा और ये गाड़ी 5 साल बाद अगर तू बेचने पे आएगा तो आराम से $20,000 की तेरी गाड़ी बिक जाएगी, बहुत ईजिली बिक जाएगी। अब हुआ क्या, 5 साल बाद जब इस गाड़ी की मार्केट वैल्यू निकाली वो आई $15,000। सो पॉइंट इज, इसको गारंटी दी थी 20,000, आई 15, दैट मीन्स जो 5,000 है वो लेसी को देनी पड़ेगी, क्योंकि लेसी ने गारंटी दी थी कि भाई आगे जाके 20 की बिक जाएगी, बट बिक रही है 15 की, तो $5,000 लेसी लेसर को देगा एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव द लीज अमाउंट। आगे, द डिस्काउंट रेट शुड बी द रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। इफ दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड देन द एंटिटी शुड यूज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, द रेट एट विच इट कुड बोरो फंड्स टू परचेज सिमिलर एसेट। सिंपल सा मतलब है, डिस्काउंट रेट हमें या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर वो नहीं गिवन तो हम वो रेट मानेंगे इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, द रेट एट विच इट कुड बोरो फंड्स टू परचेज अ सिमिलर एसेट। मतलब अगर हमें नया एसेट 20 साल बाद परचेज करना है तो उसके लिए कितना हमें अमाउंट आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उस पर कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा। जैसे मुझे 20 साल बाद इतने का एसेट परचेज करना है 1 लाख का, ठीक है, और आज मेरे पास है इतना, या सॉरी इसका मतलब बेसिकली है कि अगर मैं सेम एसेट लोन पे परचेज करना चाहता हूँ तो उस पर कितना इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा, दैट इज द डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट आता है राइट टू यूज द एसेट। द राइट ऑफ यूज एसेट इज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ राइट टू यूज कंप्राइजेज, ये हमने जैसे ऊपर पढ़ा था वही है, राइट टू यूज मतलब एसेट में मैं क्या दिखाऊंगा, ये सेम वही चीज़ें जो लाइबिलिटी साइड में थी। अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। लीज पेमेंट मेड एट और बिफोर कमेंसमेंट डेट, अगर उससे पहले भी हमने पे करी है वो भी इसमें इंक्लूड होगी। एनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, अगर कोई डायरेक्ट कॉस्ट लगी है उसको भी दिखाना पड़ेगा अलग से अपने एसेट में। The estimated cost of removing or dismantling the underlying asset as per condition of the lease, अगर ये भी मेरा कुछ एक्सपेंस है तो इसको भी मैं अपनी कॉस्ट में ऐड करूँगा, ठीक है, इसको भी मैं अपनी कॉस्ट में ऐड करूँगा। तो अब इसमें एक पॉइंट क्या है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आर नॉट कंसिडर्ड इन अ लाइबिलिटी, क्योंकि ये तो हम पे कर चुके हैं। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आगे हमें कितना अमाउंट पे करना है। अगर लीज लेते टाइम मेरी कोई डायरेक्ट कॉस्ट है सो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज लाइबिलिटी, क्योंकि वो तो मैं पे कर चुका हूँ, ठीक है। लाइबिलिटी क्या होती है, आगे मुझे कितना पे करना है, करंट ईयर का तो मैं पे कर ही चुका हूँ ना, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी। ना ये हमारी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी में ऐड होगा। लीज टर्म क्या होता है, अभी तुम सारे सोच रहे होगे कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। कोई बात नहीं, इलस्ट्रेशन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ पल्ले पड़ जाएगा। प्रैक्टिकल तभी तो कराते हैं ना क्वेश्चन। अब आता है लीज टर्म।
To calculate the initial value of liability and right to use the asset, the lessee must consider length of lease term. The lease term comprises of non-cancelable periods, जो non-cancelable period होंगे कि 20 साल तक तो लीज चलेगी. Period covered by an option to extend the lease if reasonably certain to exercise. मतलब अगर तुम लीज को एक्सटेंड करना चाहते हो और हमें लग रहा है कि वो करेगा तो वो भी लीज टर्म में इंक्लूड होगा. पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज इफ दीज आर रीजनेबली सर्टेन नॉट टू बी एक्सरसाइज. अगर हमारा ऑप्शन है टर्मिनेट करने का और हम वो टर्मिनेट नहीं करना चाहते, जैसे मैंने बोला कि 10 साल बाद तुम चाहो तो टर्मिनेट कर सकते हो, ये पैसे देने पड़ेंगे, और हम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो इस 10 के बाद जितने भी ईयर्स हैं उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा लीज टर्म को, टर्मिनेशन के बाद वाले. कोई बात नहीं गाइस, दिक्कत होगी, नया चैप्टर है, नया कॉन्सेप्ट है, समझ आ जाएगा. एक चीज़, अभी मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ. तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा से ही ऊपर वाले पढ़ के तुम्हें लर्न करने हैं. ठीक है, पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, उससे कॉन्सेप्ट समझ हो जाएगा लीज का, कैलकुलेशन का, उसके बाद सारा ये ऊपर वाला दोबारा से पढ़ना है. तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1, डायनामिक. On 1st January 2001, Dynamic entered into a 2-year lease of a lorry. The contract contained an option to extend the lease term further a year, कि 1 साल तक हम extend कर सकते हैं. Dynamic believes that it is reasonably certain to exercise this option. मतलब हमें ये बोला गया कि डायनामिक ने एंटर किया 2 years की लीज के लिए, और अगर हम चाहें तो उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, और इट इज़ सर्टेन, रीजनेबली सर्टेन कि वो एक्सटेंड करेगा. तो हमारी लीज कितने साल की होगी, बेसिकली 3 years, जो मैंने ऊपर बताया था टाइम, जैसा हमने लिखा था ना. पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज इफ रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे. लॉरीज हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years, लॉरीज की लाइफ होती है 10 years. लीज पेमेंट आर 10,000 पर ईयर फॉर इनिशियल टर्म एंड 15,000 पर ईयर फॉर ऑप्शन पीरियड, की ऑप्शन पीरियड की 15,000 है और वैसे उसकी 10,000 है. ऑल पेमेंट्स आर ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में हमें पेमेंट करनी है. टू ऑब्टेन द लीज, डायनामिक इनकर्ड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 3,000. द इंटरेस्ट रेट व्हेन द लीज इज नॉट रेडिली डिटरमाइंड. डायनामिक्स इंक्रीमेंटल रेट ऑफ बोरिंग इज 5%, हमें बोरिंग रेट दिया हुआ है 5%. कैलकुलेट इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी एंड एसेट, एसेट में क्या दिखाना है और हमें उसकी एंट्रीज करनी है. अब देखो, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज क्या बनेगी मेरी आज की. तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3. अब एक चीज़ देखो गाइज, मैं चलो ये लिख देते हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3. अब सबसे बड़ा पॉइंट गाइज यहाँ पे ये है कि आई एम स्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और मैंने प्रॉपर्टी लीज पे ले ली, लॉरी लीज पे ले ली. मुझे पेमेंट करनी है 1 साल बाद, पहले 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद, ईयर एंड पे लिखा था ना, पेमेंट होगी ईयर एंड पे. दैट मीन्स हर साल, पहले साल मुझे पे करने हैं 10,000, अगले साल भी पे करने हैं 10,000, इंक्रीमेंटल ईयर के लिए मुझे पे करने हैं 15,000. ठीक है, और अब इस चीज़ के लिए इसको, और अब स्टार्टिंग में ये है बिगिनिंग, ये है ईयर एंड, दिस इज एंड, एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2, एंड ऑफ ईयर 3, और ये है बिगिनिंग. बिगिनिंग में मैंने 3,000 ऑलरेडी पे कर दिया. अब मैं लिखता हूँ प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का चार्ट. तो हालांकि तुम चार्ट से भी देख सकते हो, खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, हम खुद कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 1/1 प्लस 0.05, यहाँ होगी 1/1 प्लस 0.05 होल स्क्वायर, है ना. और नीचे वाले में होगी, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ इसको, 1/1 प्लस 0.05, इसमें प्रेजेंट फैक्टर होगा 1/1 प्लस 0.05 होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1/1 प्लस 0.05 होल क्यूब. ये मेरा होगा प्रेजेंट वैल्यू. तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा
तो प्रेजेंट वैल्यू मेरी क्या आएगी एक बार देखते हैं जल्दी से। तुम चार्ट भी देख सकते हो, चार्ट में तो सीधा 5 के रेट पे तुम सीधा सीधा फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगी सेकेंड ईयर, वहाँ से भी देख सकते हो ये चीज़ निकालने के लिए, बट फिर भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 1 डिवाइड बाय 1.05, पहले आ गई 0.952, यहाँ पे आएगी 1.05 इंटू 1.05, दिस इज़ 1.1025, 1 डिवाइड बाय 1.1025, ये होगी 0.907, और 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05, 1.1576, 1.1576, ये आ रही है 0.864। अब 10,000 इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10,000 इंटू दिस इज 9520, 10,000 इंटू दिस 9070, और 15,000 इंटू 0.864, ये आ रहा है 12960, 12960। ठीक है, इसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालूंगा क्योंकि ये तो इनिशियली मैंने पे कर दिया, स्टार्टिंग का खर्चा है, तो स्टार्टिंग की तो आज मैंने पे कर दिया, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो निकलेगी नहीं। एक साल बाद मुझे 10,000 पे करने हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी होगी। जो सेकेंड ईयर के एंड में 10,000 पे करने हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी होगी। थर्ड ईयर के जो एंड में ये पे करने हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी होगी। ये पूरा हमने F2 में ऑलरेडी कवर कर लिया है कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कर लेते हैं। 9520 प्लस 9070 प्लस 12960, सो ये आ रहा है 31550। सो दिस इज 31550, ये आ रहा है इसका टोटल, और 3,000 तो मैंने इनिशियली पे करा है। अब पॉइंट इज, जो मेरी लायबिलिटी बनेगी 31550 की, क्योंकि लायबिलिटी मैंने इतना अमाउंट मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, तो इस डेट को मैं लायबिलिटी 31550 की बनाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में इतना पे करना है, सेकेंड ईयर में इतना, थर्ड में इतना। एसेट में मेरी वैल्यू क्या आएगी 31550 प्लस जो मैंने इनिशियल कॉस्ट पे किया 3,000, सो दिस इज 34550। 34550 आ जाएगा मेरा एसेट, 31550 आ जाएगा मेरा लायबिलिटी। ठीक है, 34550 एसेट, 31550 लायबिलिटी। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री ध्यान से देखना। सबसे पहले डेबिट मैं करूंगा, ये मेरा एसेट क्रिएट हुआ है, तो एसेट है राइट टू यूज या राइट ऑफ यूज 34550। क्रेडिट लीज लायबिलिटी के 31550 की तो लायबिलिटी है, और क्रेडिट कैश मैंने 3,000 कैश पे कर दिया है। दिस विल बी माय जर्नल एंट्री कि टोटल एसेट मेरा 34550 का बना है, जिसमें से 31550 मेरी लायबिलिटी है जो मैंने आगे पे करना है, और 3,000 मैंने कैश में पे कर दिया था। दिस विल बी दी जर्नल एंट्री। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें क्या क्या समझ आया कि कौन सी कॉस्ट को हम लायबिलिटी में इंक्लूड करते हैं, कौन सी कॉस्ट को नहीं करते। सिंपल कॉन्सेप्ट का है, जो खर्चा मैं कर चुका हूँ वो लायबिलिटी नहीं बनेगा, जो आगे जाके करना है वो लायबिलिटी बनेगा। पहली चीज़, एसेट में सारा खर्चा इंक्लूड होगा। थर्ड थिंग, लीज टर्म हमारा क्या होगा, जितना भी लीज टर्म हमारा है, प्लस ऑप्शनल अगर हम चाहते हैं करना। फोर्थ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज जो हमें आगे जाके पे करनी है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब गाइस एक चीज़, पॉइंट ये है कि यहाँ पे हो सकता है बुक का आंसर थोड़ा सा अलग हो, 5-10 रुपये, 20 रुपये, 2-3-4 रुपये का फ़र्क हो सकता है। दिस इज़ वेरी कॉमन। तो तुम ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर इनके रेट में डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं होगा कि रेट में जैसे यहाँ पे एसेट में है 34550, तो वहाँ पे होगा 34552, 34553, ऐसा ऑप्शन में नहीं आएगा। ऑप्शन में आएगा 31550, 29550, ऐसा कुछ। तो 2-3 रुपये का फ़र्क हो, तो जो भी तुम्हारा नियरेस्ट है उसको तुम आंसर दे सकते हो, क्योंकि ऑफकोर्स कई लोग इसको बहुत आगे तक लेके जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, कई लोग सीधा 0.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें ये इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ आ गई हो। बहुत ही सिंपल है,
कोई भी डाउट हो इसको दोबारा बैक करो, दोबारा देखो मैंने कैसे करी है, सिंपल है। और ये करने के बाद अगर तुम्हें ये इलस्ट्रेशन समझ आ गई, इट्स वेरी सिंपल, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद अब ये तीनों पॉइंट पढ़ना अब अच्छे से समझ आ जाएंगे कि राइट ऑफ यूज़ क्या होता है, लीज टर्म क्या होता है, और लायबिलिटी में क्या क्या हम लिखेंगे। ठीक है गाइस। अब इसके बाद आता है सबसीक्वेंट मेजरमेंट। अब सबसीक्वेंट मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, हर साल इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। अब पहली बात है लायबिलिटी में क्या चेंज होगा, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लीज लायबिलिटी इज इंक्रीज्ड बाय द इंटरेस्ट चार्ज, जो हमने इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट लिया था, कैलकुलेटेड एज द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड एज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो इंटरेस्ट हम एडिशनल पे करेंगे उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे अपना अमाउंट। कैसे होता है सारा बताऊंगा अभी इलस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, एंट्री होगी फाइनेंस कॉस्ट क्रेडिट लीज लायबिलिटी, यहाँ कैश नहीं होगा, फाइनेंस कॉस्ट क्रेडिट लीज लायबिलिटी। और जब हम लीज लायबिलिटी पूरी पे करेंगे तो डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट कैश। पहले हमने फाइनेंस कॉस्ट को आउटस्टैंडिंग बना दिया कि ये अमाउंट हमें इंटरेस्ट का पे करना है और लीज में ऐड कर दिया, और बाद में जब वो पे करा तो लीज लायबिलिटी टू कैश, सिंपल। ठीक है, पहले फाइनेंस कॉस्ट टू लीज लायबिलिटी, देन लीज लायबिलिटी टू कैश, ये वाला होगा हमारा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब देखो गाइस मैं तुम्हें इसका एग्जांपल बताता हूँ कि हमें इंटरेस्ट कैसे निकालना है। जैसे मैंने ये ऊपर करा हुआ था, तो मैं ईयर एंड 1 पे एक तो लिखूंगा मेरा बैलेंस कितना है, ठीक है, उस पे इंटरेस्ट कितना लगा है, मैंने पेमेंट कितनी करी है, और रिमेनिंग। तो ईयर एंड में मैं पहुंच चुका हूँ, अभी एंड में मैंने 10,000 पे नहीं करे। तो ईयर एंड में टोटल अमाउंट जो मुझे पे करना है दैट इज 31550। अब 31550 पे मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा 5%, सो 31550 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 दैट इज 1577.5, ये मेरा इंटरेस्ट है। टोटल प्रिंसिपल पेमेंट मैं कितनी करता हूँ हर साल 10,000, तो पहले साल 10,000 की पेमेंट होगी, तो बैलेंस कितना रह गया, सो 31550 प्लस 1577.5 माइनस 10,000, सो दैट इज 23,127.5, ये रह गया मेरा रिमेनिंग। ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए, बस लीज को थोड़ा सा चैप्टर बनाने के लिए, बहुत कॉम्प्लिकेट करने के लिए इन्होंने कर दिया, बट सिंपल कि हमारा इतना बैलेंस था साल की शुरुआत में, एंड में जब हम पहुंचे उस पर इतना इंटरेस्ट लग गया, इतना इंटरेस्ट लगने के बाद 10,000 की पेमेंट होगी, इतना रिमेनिंग रह गया। अब ईयर 2 की बात आती है। अब ईयर 2 में हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है, 23,127.5। अब इस पर 5% इंटरेस्ट इंटू 5 डिवाइड बाई 100, यह आता है 1156, तो मैं 1156 लिख देता हूँ, 1156। अगले साल भी कितनी पेमेंट हुई है 10,000 की, तो 1156 प्लस 23,127.5 माइनस 10,000, तो मेरा रह गया 14,283.5, ये मेरा बैलेंस रह गया। अब ईयर 3 में 14,283.5 ये मेरा बैलेंस है, इस पे इंटरेस्ट लगेगा इंटू 5 डिवाइड बाई 100, दिस इज 714। अब ईयर एंड में यहां मैंने कितनी पेमेंट की थी 15,000। अब एक चमत्कार देखना गाइस, मैथ्स का चमत्कार, 14,283.5 14,283.5 प्लस 714 मेरा आता है पूरा 15,000, 2-3 रुपए का फर्क है बस पॉइंट्स में, तो अप्रॉक्सीमेट 15,000 आता है, और 15,000 मैंने पे कर दिया, रिमेनिंग रह गया 0। दिस इज द चमत्कार ऑफ मैथ्स, जो हमने प्रेजेंट वैल्यू करी है ना, ये उस प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है। डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना हमें बहुत ज़्यादा, सिंपल हमने क्या देखा, कितना हमारा स्टार्टिंग में ईयर की स्टार्टिंग में बैलेंस था, ईयर एंड में उस पर इंटरेस्ट लगा दिया, इतनी पेमेंट आई बैलेंस, फिर उस बैलेंस पे इंटरेस्ट लगाया, इतनी हमने पेमेंट करी बैलेंस, फिर उस बैलेंस पे इंटरेस्ट लगाया, फाइनल पेमेंट करी, अब कुछ भी बैलेंस नहीं रहा, तभी हमने प्रेजेंट वैल्यू इसकी कैलकुलेट करी थी। मतलब क्या था, इस 10,000 पे 1 साल का इंटरेस्ट था, इस 10,000 पे 2 साल का इंटरेस्ट था,
और इस 15,000 पे 3 साल का इंटरेस्ट था, तो इस बैलेंस पे हम इंटरेस्ट लगाते चले गए तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो गया। तो दिस इज द मैजिक ऑफ मैथ्स, ठीक है। इसीलिए हम प्रेजेंट वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। अब ईयर एंड पे क्या होगा, ये जो मेरा इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट की एंट्री क्या हो जाएगी, इस इंटरेस्ट की मेरी एंट्री हो जाएगी डेबिट फाइनेंशियल चार्जेस क्रेडिट लीज पेमेंट 1577, ठीक है। और उसके बाद मैंने पेमेंट करी है 10,000, तो डेबिट लीज पेमेंट, अच्छा लीज चार्ज है, सॉरी, डेबिट लीज चार्ज क्रेडिट कैश 10,000 जो मैंने हर साल पेमेंट करी है। तो पहली इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी एंड दूसरी जो भी मैंने लीज चार्ज पे करी है उसकी एंट्री। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइस, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ समझना है और कैलकुलेशन अपने हिसाब से करके देखनी है। कोई भी डाउट हो, आई एम अगेन सेइंग, दोबारा बैक करके इसको देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें ये एंट्रीज मैंने तुम्हें समझा दी। सो टू वर्क आउट द इंटरेस्ट एंड ईयर एंड लायबिलिटी, लेट मी चेंज द कलर। A lease liability table is often used as see the illustration below. The layout of the table will depend upon whether the payment are made at the end of the year or at the start of the year. अगर हमारी पेमेंट एरियर मतलब एट दी एंड ऑफ ईयर होती है, जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया था, तो पहले हम इस बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालेंगे, उस इंटरेस्ट करने के बाद हम पेमेंट माइनस कर देंगे एंड देन बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो मैंने तुम्हें बताया था। और अगर हमारी पेमेंट एडवांस में हो रही है, मतलब साल की स्टार्टिंग में ही हो रही है, तो जो भी हमारा बैलेंस था हम उसमें से पहले पेमेंट माइनस करेंगे, जो वैल्यू बचेगी उस पे इंटरेस्ट लगाएंगे एंड देन उस वैल्यू को इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे। यहां पे हमने बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट लगाया था, देन पेमेंट माइनस की थी। तुम सोच लोगे सर इसमें फ़र्क ही क्या है, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, ये तो ऐसे ही लंबा कर दिया। ध्यान से देखो गाइस, हमने इसमें से पेमेंट माइनस करी, जो वैल्यू आई उस पे इंटरेस्ट लगाया, तो इंटरेस्ट कम आएगा ना, यहां इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, यहां इंटरेस्ट कम होगा, ठीक है। तो अगर हम पेमेंट एडवांस में कर रहे हैं, साल की स्टार्टिंग में कर रहे हैं, सो दिस इज लाइक स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग में, दिस इज एंड। स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो पहले हम पेमेंट माइनस करेंगे, फिर जो बैलेंस बचेगा उस पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है गाइस, जो मैंने लाइन में बनाता हूं बहुत बार। अगर मेरा यहां पे कुछ अमाउंट है और मैं पेमेंट साल के एंड में कर रहा हूं, तो इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा पूरे साल का एंड देन पेमेंट। और अगर मैं पेमेंट यहां पे कर रहा हूं, तो इस अमाउंट में से पहले पेमेंट माइनस हो जाएगी, जो बैलेंस बचेगा उस पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, ये अच्छे से याद कर लेना। अगर पेमेंट एंड में हो रही है तो बैलेंस पे हम इंटरेस्ट लगाएंगे, और बैलेंस कौन सा होगा हमारा, विच बैलेंस, जो हमने लायबिलिटी बनाया था, एसेट नहीं, जो हमने लायबिलिटी बनाया था 31550 उस पे, एसेट पे नहीं, लायबिलिटी वाले अमाउंट पे, ठीक है। ये जो लीज लायबिलिटी हमने बनाई थी 31550। On the statement of financial position, the total liability at the end of year one is split between non-current liability and current element. बेसिकली जितना हमने ड्यूरिंग द ईयर पे करना है वो करंट बन जाएगा, जो अगले साल पे करना है वो नॉन करंट। फॉर पेमेंट मेड इन एडवांस, द एरियर non-current liability is represented by the balance outstanding immediately after payment in 2 years. The difference between the total liability at the end of the year will be current liability. Note that where the payment are made in advance, the non-current liability does not, guys बहुत confusing है, सिंपल सी बात है। अगर हम, ये हमारा साल है, हम साल के एंड में है, हमें पता है साल के एंड में, जैसे यहाँ पे लायबिलिटी हमारी, हमने अभी ये लायबिलिटी पे करी नहीं है, हम अभी यहाँ पे हैं बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग में मुझे पता है मेरी टोटल लायबिलिटी कितनी बनेगी। टोटल लायबिलिटी तो मेरी 31550 है प्लस इंटरेस्ट। ईयर एंड पे अगर तो मैंने पेमेंट कर दी, ये मैंने ईयर एंड पे पेमेंट कर दी, तो मैं इस पेमेंट को दिखाऊंगा अपनी करंट लायबिलिटी और इसको दिखाऊंगा मैं नॉन करंट लायबिलिटी कि ये आगे की पेमेंट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कह रहे हैं, लॉजिक, जो एक साल के अंदर हमें पे करनी है वो करंट लायबिलिटी, जो एक साल के बाद पे करनी है वो नॉन करंट लायबिलिटी। अभी क्वेश्चन से समझेंगे। देन आता है राइट ऑफ यूज।
The right of use asset is measured using the cost model unless other means is available. This means that asset is measured at its initial cost less accumulated depreciation and impairment losses. Depreciation is calculated as follows. Lease पे depreciation कैसे लगती है देखो. If ownership of the asset is transferred to the lessee, अगर लीज के एंड में ओनरशिप भी हमें ट्रांसफर हो जाएगी, देन डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ओवर द एसेट्स लाइफ. अगर हमने बोला कि ईयर एंड के बाद 20 साल बाद वो प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, हम कुछ अमाउंट तेरे को दे देंगे, तो हम जितना अमाउंट हमारे पास है प्रेजेंट वैल्यू से आया है उसको हम डेप्रिशिएट कर देंगे ओवर द एसेट्स लाइफ. अदरवाइज डेप्रिसिएशन इज चार्ज ओवर द शॉर्टर यूजफुल लाइफ एंड द लीज टर्म. अगर लाइफ कम है या लीज टर्म विच एवर इज शॉर्ट, हम उसको डेप्रिसिएशन में कंसिडर करेंगे. जैसा मैंने उस क्वेश्चन में बताया था, लॉरी की लाइफ है 10 ईयर्स और यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि 3 साल बाद लॉरी हमारी हो जाएगी. यहाँ तो सिर्फ ये लिखा था कि लॉरी को एक्सटेंडेड पीरियड के लिए हम यूज़ कर लेंगे. तो यहाँ पे जो मैं इस वैल्यू को डेप्रिशिएट करूँगा दैट विल बी डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये एसेट मेरा नहीं हुआ. अगर होता कि 3 साल बाद ये एसेट भी मेरा हो जाता, तब मैं इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम करता डिवाइड बाय 10. ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है. अब गाइस इलस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं. लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 1 अच्छे से समझ आती कि नहीं आती. तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, रियाद एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट टू लीज एन एसेट. रियाद ने लीज करना है. द टर्म्स ऑफ द लीज आर एज फॉलोज. Primary period for 4 years from 1st January with a rental of 2000 payable at the end of each year. 31st December यानी end. Present value of the lease payment is 5170. अरे हमें present value दे ही दी लीज की. Interest rate is 15%. What figures will be shown in the financial statement for the year ended 31st December 2012? 31st December 2012 में बुक्स में क्या वैल्यू आएगी? अब ध्यान से देखना गाइस. अब सबसे पहले हमारी प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है 5170. ठीक है, तो और कुछ नहीं दिया हुआ. तो सबसे पहली बात तो एसेट साइड में तो हमारा ये आ जाएगा. एसेट साइड पे हमारा 5170 आ जाएगा. ठीक है, तो एसेट साइड पे हम क्या लिखेंगे? साल की शुरुआत में थी वैल्यू कॉस्ट 5170. अब हमें इसमें बोला गया है कि लीज 4 साल की है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसके बाद एसेट हमारा हो जाएगा. तो डेप्रिसिएशन विल बी 5170 डिवाइड बाय 4. 5170 डिवाइड बाय 4, सो दैट इज 1292.5. अच्छा 5710 है गाइस, मैं 5170 कर रहा हूँ. 5710 डिवाइड बाय 4. 5710 डिवाइड बाय 4, दिस इज 1427.5. तो डेप्रिसिएशन भी लगेगी 1427.5. सॉरी गाइस, मुझे फिर से बीच में कॉल आ गया था. हाँ, तो ये मेरी लगी डेप्रिसिएशन. सो ईयर एंड में जो मेरी बुक्स में वैल्यू आएगी, तो दिस इज कॉस्ट, दिस इज डेप्रिसिएशन. तो 5170 माइनस 1427.5, सो 3742.5 ये आएगी मेरी बुक्स में वैल्यू एज कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट. ठीक है, सॉरी गाइज, ये 3742 नहीं आएगा, ये मैंने गलत लिखा है. तो 5710 माइनस 1427.5, तो ये 4282 आएगा. कैलकुलेशन मिस्टेक, 4282.5 ये आ जाएगा मेरा टोटल एसेट साइड में. अब लायबिलिटी साइड में क्या होगा गाइस देखो. तो पहले साल फर्स्ट ईयर, इसमें जगह है नीचे लिखने के लिए, चलो यहाँ लिखते हैं, जगह कम नीचे तो यहाँ लिखेंगे. तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब इंटरेस्ट पहले लगेगा. तो हमारा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 या 2012 कर लेते हैं. 2012, 2013, 2014 बैलेंस, उस पे इंटरेस्ट, पेमेंट और रिमेनिंग. सो ये हमारा बैलेंस है 5710. तो 5710 पे मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा 15%. 5710 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, दिस इज 856.5. तो 856.5
पेमेंट कितनी करूँगा मैं हर साल, लीज कितनी करनी है, 2000 पे कर दिया। तो 5710 प्लस 856.5 माइनस 2000, ये मेरा आ गया 4566.5। ठीक है, अब अगले साल 2013 में 4566.5, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? अब तुम कहोगे सर एक साल के एंड में हमें यहाँ की बुक्स दिखानी है, तो आप आगे का क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ तक की वैल्यू निकालूंगा टू सी इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, क्योंकि जो ये डिफरेंस आएगा दैट विल बी माई करंट लायबिलिटी और रिमेनिंग नॉन करंट। कैसे मैं बताता हूँ। तो 4566.5 इस पे इंटरेस्ट लगेगा इंटू 15 डिवाइड बाई 100, दिस इज 684.97, तो 685 कर लेता हूँ, 685। यहाँ पे भी 2000 की पेमेंट होगी, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, प्लस 4566.5 माइनस 2000, तो ये रह गया 3251, तो 3251.4 इसका अगले साल की मेरे को करने की ज़रूरत अभी नहीं है। अब देखो गाइस, मेरी बुक्स में 2012 के एंड में लायबिलिटी साइड में क्या आएगा? सबसे पहले तो नॉन करंट लायबिलिटी मेरी आएगी। अब देखो गाइस, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ईयर एंड पे टोटल लायबिलिटी इतनी है क्योंकि ये तो पेमेंट हो चुकी है, इसमें से ये पेमेंट होगी एक साल के बाद, तो नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगी 3251.4, और इसमें से इसका जो डिफरेंस है दैट मीन्स माइनस 4566.5, सो 1315.02 यानी 1315, इनका जो डिफरेंस है 1315, ये मेरे को विद इन अ ईयर पे करना है, और जो भी अमाउंट मैं विद इन द ईयर पे करता हूँ वो क्या बन जाता है, मेरा करंट लायबिलिटी। सो नॉन करंट लायबिलिटी 3251.4, कि ये तो एक साल के, हम ईयर एंड पे हैं, 31 दिसंबर को मैं बुक्स बना रहा हूँ, तो उसके विद इन 1 ईयर मुझे कितना पेमेंट करना है, ये वाला, और उसके बाद मेरे को पेमेंट करनी है 3251.4। अब तुम बोलोगे कि सर पेमेंट तो 2000 करनी है, हमें ये चीज़ नहीं देखनी 2000, हमें ये देखनी है कि आज की डेट में कितनी लायबिलिटी थी, एक साल बाद कितनी लायबिलिटी है। दैट मीन्स ये जो भी डिफरेंस है ये हमें विद इन द ईयर पे करना है, तो ये वाला अमाउंट मेरा आ जाएगा करंट लायबिलिटी, इसके जो आगे वाला अमाउंट है वो आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। अब ये तो था मेरा बैलेंस शीट में क्या होगा, अब हम मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, तो पहले तो मेरा आएगा डेप्रिसिएशन, $1427.5, और फाइनेंस कॉस्ट यानी कि मेरा इंटरेस्ट 856.5 ये लग जाएगा मेरा इंटरेस्ट। तो ये दो चीज़ें मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगी, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में मेरा आ जाएगा कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, और लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। दिस इज हाउ वी विल शो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन बुक्स। ठीक है गाइस, आई होप तुम्हें समझ आ गया हो, डिफ़िकल्ट नहीं था, और मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर मैं शायद एक क्लास में ना करवा पाऊँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा समझने के लिए तुम्हारे लिए। ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग, ये वीडियो में अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो गाइस, ये वाला पार्ट समझ आ गया सबको? ठीक है, हाँ देखो यही चीज़ करी है इन्होंने, इनका सॉल्यूशन मत देखना, इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैलकुलेशन करी है, बड़ा कुछ उल्टा किया है, ये 2290 ये सब वो सब मत देखना इनकी, मैंने सिंपल तुम्हें तरीका बताया, जस्ट फॉलो दैट एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हमें करना। ठीक है, इस वीडियो को इतना ही बनाते हैं, मुझे लग रहा था चैप्टर छोटा है बट है अच्छा है, वाट लगाने वाला है ये। ध्यान से पढ़ना, डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 इसके क्वेश्चंस कर लोगे ना, जो क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं उन्हीं को 2-3 बार कर लेना, कॉन्सेप्ट ईजी लगेगा। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।